जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं GEO 104 यानी ज्योग्राफी का 104 का एक प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये पेपर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर का टाइटल ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो 4 क्रेडिट का आपका पेपर है। स्टूडेंट, हम आज आपके लिए 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट, बिना देर की आपको ले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी को मिल सके धार और आप अपने एग्जाम्स में सबसे अच्छा करके दिखाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, उनको बता देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीडीयू से रिलेटेड सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया, यानी ह्यूमन को जो है पैसिव एजेंट निष्क्रिय कारक समझा गया है, जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित हो जाता है। किसको कहा गया है? मानव को निष्क्रिय कारक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होने वाला। तो स्टूडेंट, ये कौन सी विचारधारा कहती है, इस प्रश्न को ये पूछना चाहता है। तो स्टूडेंट, इस विचारधारा को अंग्रेजी में डिटर्मिनिज्म और हिंदी में नियतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नियतिवाद या अंग्रेजी में डिटर्मिनिज्म कहते हैं। मानव क्रियाकलाप पर्यावरण से नियंत्रित होती है, ठीक है, ये इस विचारधारा का मानना है। जैसे क्लाइमेट, जलवायु, मतलब क्लाइमेट, जलवायु, क्षेत्र, इन सब से क्या होते हैं? मानव के क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं, जिसको नियतिवाद इसी बात की वकालत करता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट कह रहा है, भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास किस देश में हुआ है? यानी ये पूछना चाह रहा है स्टूडेंट कि ओरिजिन और डेवलपमेंट, जिसको संभववाद को अंग्रेजी में पॉसिबिलिज्म कहते हैं, तो पॉसिबिलिज्म का जो है आपका डेवलपमेंट और ओरिजिन कहाँ है? तो स्टूडेंट, इसका विकास फ्रांस में सबसे पहले हुआ, ठीक है। तो संभववाद की विचारधारा, जो पॉसिबिलिज्म की विचारधारा है, इसका विकास फ्रांस में पॉल विडाल ब्लांच ने, मतलब इसकी विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान को किया, ठीक है, जो फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद के स्कूल का नींव भी फ्रांस में रखा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, येलो स्किन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस, यानी किस जनजाति प्रजाति के लोग त्वचा का रंग पीला होता है? तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके प्रीवियस ईयर में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टूडेंट, मंगोलाइड, किस जनजाति के? मंगोलाइड जनजाति के कलर का जो रंग होता है वो येलो यानी पीला होता है। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था में है? यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के हिसाब से भारत किस अवस्था में है स्टूडेंट, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के हिसाब से स्टूडेंट, इंडिया इस समय आपके, जैसे ये बदल गया है ना, समय से बदलता रहता है। तो स्टूडेंट, इस समय करंट के टाइम के हिसाब से भारत अभी 3rd स्टेज में है। इसको एकदम एग्जैक्टली समझ लीजिए कि इंडिया किस अवस्था में है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के हिसाब से 3य अवस्था में। प्रथम अवस्था में स्टूडेंट आप नोट करिएगा, जो प्रथम अवस्था होता है इसमें हाईएस्ट बर्थ और हाईएस्ट डेथ रेट होता है, यानी लोग पैदा भी ज़्यादा होते हैं, जन्म भी लोगों का ज़्यादा होता है और मृत्यु भी ज़्यादा देश होती है। तो इस देश में क्या क्या कौन कौन से देश है? तो ज़्यादा जन्म और ज़्यादा मृत्यु वाले राज्य जैसे सूडान, इसमें क्या कहते हैं? सूडान। नोट करेगा स्टूडेंट, हमेशा की तरह आपको पता ही है, छोटी छोटी जो बातें बताता हूँ वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको नोट करेगा। तो प्रथम अवस्था में कौन कौन से देश है? सूडान और माली। द्वितीय अवस्था में स्टूडेंट कौन कौन से कंट्री आते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान द्वितीय अवस्था के देश है। भारत जो है 3य अवस्था का देश है, ठीक है स्टूडेंट। भारत जो है 3य अवस्था, इसमें भारत के साथ साथ कोलंबिया, जमैका, साउथ अफ्रीका और आपका UAE यानी दुबई भी इसी में आता है 3य। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बर्थ रेट जो होता है गिरता है और पॉपुलेशन बढ़ती है। बर्थ रेट क्या होता है? गिरता चला जाता है, मतलब लोगों की मृत्यु कम होती है और जनसंख्या बढ़ती रहती है। और चौथा स्टेज जो है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो सबसे चौथा स्टेज है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, लेकिन इससे एक दिन में नहीं बना है। तो ये जो, ठीक है, तो इसमें कह रहा है, अब जो चौथा स्टेज भी समझ ले रहे हैं क्यों, लो बर्थ एंड डेथ रेट, जो चौथा अवस्था वाला देश है उसमें लोग पैदा भी कम होते हैं और वहाँ मृत्यु भी कम होती है, यानी संसाधनों का उचित उपयोग वहाँ पे हो पाता है। इसमें क्या होता है, स्टेबल पॉपुलेशन रहती है। जो चौथी अवस्था है उसमें पॉपुलेशन क्या रहती है? स्थिर रहती है। लोग पैदा भी कम होते हैं, मतलब स्वस्थ रहते हैं, और कम लोगों की मृत्यु भी मतलब लगातार या धड़ाधड़ नहीं होती है। तो इस देश में ऑस्ट्रेलिया और USA आपके देश आते हैं चौथे में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इधर उधर की बातें मैं नहीं करता हूँ, आपको डिटेल में जो बातें स्टूडेंट फैक्ट के साथ होता है वही बताता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया? तो स्टूडेंट, सबसे पहले जनसंख्या यानी
जिसको आप पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड थियरी सबसे पहले किसने दिया, ये माल्थस का है स्टूडेंट, ये किसका है, माल्थस का ये सिद्धांत है, ठीक है। तो जनसंख्या का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया, एल्थुसियन माल्थस है, इसे माल्थुसियन थियरी के नाम से हम स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। तो माल्थस ने दिया और इसने अपनी 1978 में किसमें 1798 में, उल्टा बोल दिया था स्टूडेंट, 1798 में एस्से ऑन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर निबंध नामक मतलब इसने लिखकर, मतलब लेख लिखकर इस सिद्धांत को दिया, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया। इसने बताया कि जनसंख्या जो होती है हमेशा गुणांक यानी मल्टीप्लायर्स में बढ़ती है। दो का दुगुना बढ़ेगी तो 4 होगी, 4 का दुगुना होगा तो 8 होगी, फिर 16 होगी, 32 होगी, इसी तरह मल्टीप्लायर्स में जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। ये इस सिद्धांत के हिसाब से यानी जनसंख्या का जो विस्तार होता है वो दुगनी रफ्तार से होता है। ये माल्थुसियन थियरी में कहा गया था, जिसे माल्थस ने दिया था। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। और माल्थस जो था वो ब्रिटिश था, ठीक है, ब्रिटिश देश का यानी ब्रिटेन का था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक आदिवासी बस्ती के लिए उत्तरदायी है। स्टूडेंट, आदिवासी बस्ती की जब हम बात कहते हैं तो इसको कहते हैं सेटलमेंट, ठीक है। तो जो है सेटलमेंट के लिए यानी अधिवास बस्ती के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट पहला कारक भौतिक कारक और दूसरा कारक जलवायु यानी क्लाइमेट फैक्टर। तो स्टूडेंट दोनों कारक इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ मृदा और गुण जो है टाइप ऑफ सॉइल, मृदा के गुण और कारक यानी जो धरती का संरचना है, मिट्टी का जो संरचना है और उसके कारण है वो भी जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, घने अधिवास पर किन कारकों का प्रभाव, यानी जो डेंस सेटलमेंट होता है उसमें किसका किसका प्रभाव होता है। तो पहला कह रहा है प्लेन लैंड यानी समतल प्लेन फर्टाइल लैंड यानी समतल उपजाऊ भूमि, बिल्कुल इसका प्रभाव रहता है। दूसरा स्टूडेंट एबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने योग्य जल का भी रहता है, ये भी सही है। आवागमन के लिए मार्ग यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, संचार का भी मार्ग, आवागमन और संचार का मार्ग दोनों होना चाहिए, तो ये सब रहता है। तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ये सारे फैक्टर डेंस सेटलमेंट के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगरीय अधिवास का प्रकार है। ठीक है, ध्यान से कह रहा है नगरीय अधिवास का प्रकार है। तो स्टूडेंट जो आपका कस्बा है, शहर है, ये सब नगरीय आवास है, टाउन सिटीज। तो इसमें नगरीय, ठीक है, तो नगरी जो है इसका ये क्या होगा, यहाँ पे कस्बा, इसमें टाउन होता है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसमें क्या क्या आता है। नगरी में अगर आपको पढ़े होंगे बुक तो आपको एकदम क्लियर होगा कि आपको पता है इसमें टाउन आता है, सिटीज यानी टाउन मतलब कस्बे, सिटीज मतलब शहर, मेट्रोपोलिस आती है इसमें और मिलियन सिटी आती है, सॉरी मेगापोलिस आती है, MEGAPOLIS, मेगापोलिस भी आती है इसमें और मिलियन सिटीज भी आती है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है ये अर्बन सेटलमेंट के प्रकार हैं। लेकिन जो ठीक है, तो नगरी का वही पूछा है तो कस्बा हमारा सही रहेगा। जबकि पूर्वा, बाजार, गांव और ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आपके पूरी तरह से मतलब पूर्वज हो गया, ये सब गांव को, ये नगरी नहीं ग्रामीण अधिवास का प्रकार हो जाता है। और बाजार और गांव स्टूडेंट थोड़ा सा मिक्सअप होता है, तो उसको ना पूरा शहर में कह सकते हैं, कुछ लोग उसको शहर में मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो हम उपयुक्त सभी इसलिए नहीं मानेंगे कि क्योंकि पूर्वा जो है स्टूडेंट वो ग्रामीण अधिवेश का प्रकार हो जाता है, तो इसलिए हम टाउन के साथ इसमें जाएंगे। ठीक है, हेमलेट जो है जिसको आप पूर्वा कर रहे हैं, हेमलेट मतलब होता है छोटा गाँव एक तरह का। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अगला स्टूडेंट, सघन अधिवास कहाँ पाया जाता है, यानी कंपैक्ट सेटलमेंट कहाँ पाया जाता है। तो स्टूडेंट कंपैक्ट सेटलमेंट गंगा सतलुज के मैदान के पास, गंगा के डेल्टा क्षेत्र में ये जो है कंपैक्ट सेटलमेंट आपका है। सघन अधिवास जो है तो गंगा के बाढ़ के मैदान में। और ठीक है, तो आपका राइट आंसर गंगा के बाढ़ यानी फ्लड प्लेन रीजन ऑफ गंगा आपका राइट होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो डेल्टास की तरफ आपका पाया जाता है तो उसमें ठीक है, तो ये गंगा सतलज के मैदान में आपका सघन अधिवास पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये तो पिछले बार का रिपीटेड क्वेश्चन था और इसका मानव भूगोल का जनक रेडजेल को माना जाता है। इसको आप अच्छे से जानते हैं, रेडजेल को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और साइंस के हर स्टूडेंट, आपने विज्ञान पढ़ा हुआ तो आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास कहाँ पाए जाते हैं। सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास, ठीक है, जिसको आप कहते हैं टेरेस्ड पैटर्न सेटलमेंट। तो स्टूडेंट टेरेस्ड पैटर्न सेटलमेंट आपके माउंटेन और हिल्स में पाए जाते हैं, यानी पर्वत और पहाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निहारिका नेबुलर विलेज कहाँ पाए जाते हैं। नेबुलर यानी निहारिका प्रकार के गांव कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये नदियों के पास पाए जाते हैं। निहारिका प्रकार के गांव जो है, निहारिका वाले गांव
वो रिवर्स के पास पाए जाते हैं। खास करके जैसे जो गांव गंगा यमुना दोएब के किनारे पाए जाते हैं वो सब आपके होते हैं नेबुलर सेटलमेंट। और ये क्या होता है, नेबुलर सेटलमेंट के जो गांव होते हैं जिसको आप निहारिका प्रकार कहते हो, ये छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और रोड्स आर सर्कुलर। और यहाँ पे जो जो रोड होते हैं तो मतलब जो आपका यातायात का रोड होगा वो सर्कुलर होता है। वो कैसा होता है, सर्कुलर यानी गोलाकार होता है। पंखा प्रतिरूप अधिवास, यानी अंग्रेजी में गलत लिख दिया है, फॉर पैटर्न लिख दिया है, ठीक है, फैन पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो फैन पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड इन, तो स्टूडेंट फैन पैटर्न जो होता है, अब ये वाला जो है वो डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर डेल्टा क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। तो स्टूडेंट रुको और जाओ, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं, अंग्रेजी में अगर भी आ जाएगा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, तो ये किसका स्टूडेंट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से, रुको और जाओ निश्चयवाद का एक नाम और भी है, ठीक है, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म लिखा है, तो इसको दिया ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने इसको दिया। स्टूडेंट इसका दूसरा नाम भी, इसको नियो डिटर्मिनिज्म यानी नौ निश्चयवाद के नाम से भी हम इसको जानते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म को जानते हैं। इसी को कहा जाता है रुको और जाओ निश्चयवाद। और ये ग्रिफिथ टेलर ने 1920 के आसपास दिया था। कब दिया था, 1920 के अराउंड में दिया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर किससे जुड़े हुए हैं, नॉन निश्चयवाद से। ये भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अभी आगे क्वेश्चन में कौन किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, ये सारी बातें मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन विद्वान निश्चयवाद यानी जो है डिटर्मिनिज्म का सपोर्टर नहीं है, या निश्चयवाद का जो है वो सपोर्टर नहीं है, ठीक है। तो इस का सपोर्टर कौन है स्टूडेंट, इसमें हम्बोल्ट सपोर्टर है, रीटर भी सपोर्टर है, और रेडजेल सपोर्टर है। तो ये तीन जो है आपके, ये तीनों सपोर्टर है। और कौन सपोर्टर नहीं है स्टूडेंट, तो विडाल डी ला ब्रांस। तो विडाल डी ला ब्लांस जो था वो फ्रेंच ज्योग्राफर था, फ्रांस का भूगोलवक्ता था, और ये संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है ये भी बता दे रहा हूँ, ये किससे जुड़ा हुआ है, संभववाद से, डिटर्मिनिज्म से नहीं, पॉसिबिलिज्म से, ठीक है। तो पॉसिबिलिज्म से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो आपका हम्बोल्ट, रीटर और रेडजेल ये आपके निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर हैं। अगला क्वेश्चन, कौन संभववाद का प्रवर्तक है, यानी अभी तो इससे पहले पूछा था निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, जिसको नियो डिटर्मिनिज्म का प्रवर्तक प्रणेता, तो वो था आपका ग्रिफिथ टेलर। अब इसके बाद अब यहाँ पूछ रहा है संभववाद का प्रवर्तक, तो संभववाद से कौन जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया विडाल डी ला ब्लांस। विडाल डी ला ब्लांस जो है वो संभववाद का प्रवर्तक माना जाता है, जो फ्रेंच भूगोलवक्ता था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब देखिए, रीटर को मैंने बताया कि ये निश्चयवाद, रीटर किससे जुड़ा हुआ है याद रखेगा, स्पेशल तभी समझ में आएगा। तो रीटर स्टूडेंट आप निश्चयवाद, और कांट जो है ये कठोरतावाद या रिगोरिज्म यानी कठोरतावाद से आपका कांट जुड़ा हुआ है। और ग्रिफिथ टेलर जो अंतिम, तो ये आपका कठोरतावाद से, और ग्रिफिथ टेलर आपका नौ निश्चयवाद से जुड़ा हुआ है। तो समझ में आ गया, राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो है विडाल डी ला ब्लांस जो था वो आपका संभववाद का प्रवर्तक है, ठीक है, पॉसिबिलिज्म का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक और प्रतिबंधनात्मक नियंत्रण की बात। तो स्टूडेंट्स, जनसंख्या को प्राकृतिक और प्रतिबंधित नियंत्रक की बात, यानी उसको नियंत्रण करने की बात किसने की थी, माल्थस ने की थी। किसने की थी, और इसी ने सबसे पहले जनसंख्या का सिद्धांत भी माल्थस ने ही दिया था स्टूडेंट, 1798 में दिया था इसने। जनसंख्या को प्राकृतिक और नियंत्रण में करने की या प्रतिबंध लगाने की बात की थी, ठीक है। और इसका प्रसिद्ध जो एस्से हुआ, जिसको हम कहते हैं एस्से ऑन पॉपुलेशन एंड जनसंख्या पर निबंध, ये बात माल्थस का है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, अंतर क्षेत्रीय या अंतरदेशीय प्रवास होता है, जिसको आप अंग्रेजी में इंटर रीजनल। स्टूडेंट, मैं आपको अंग्रेजी इसलिए बार बार जोड़ देता हूं क्योंकि बहुत बार परीक्षा में देखा जा रहा है हिंदी शब्दों के बजाय हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अंग्रेजी शब्दों को ही दे दिया जा रहा है। तो इसको आप समझिए, अंतर क्षेत्रीय यानी इंटर रीजनल, और दूसरा अंतर्देशीय यानी इनलैंड माइग्रेशन। ये क्या होता है, दोनों के बीच में मतलब कैसा क्या है, कैसा होता है। तो पहला कह रहा है ग्राम से नगर, नगर से ग्राम, नगर से उपनगर और उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारे ऑप्शन सही हैं। अंतर क्षेत्रीय अंतरदेशीय जो वो प्रवास होता है ये इन सब क्षेत्रों में होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल और अर्बन टू सब अर्बन यानी सेमी रूरल कहते हैं, ये भी सही है। ट्रांसह्यूमन्स होते हैं। ट्रांसह्यूमन्स किसको कहा जाता है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन को ट्रांसह्यूमन्स के कहते हैं। सीजनल माइग्रेशन यानी ऋतु प्रवास, जैसे होता है ना कुछ पक्षी किसी खास ऋतु में, जैसे साइबेरियन क्रेन है ना, तो अपने खास मौसम में भारत में आते हैं फिर लौट जाते हैं। तो जब पशु पक्षी किसी खास मकसद से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा किसी विशेष ऋतु में या जलवायु होने पर ही करते हैं, तो वो आपका ट्रांसह्यूमन्स कहलाता है, जिसको आप सीजनल माइग्रेशन कह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से क्षेत्र में कम आबादी वाले आवासीय क्षेत्र हैं, यानी जो है नॉन ह्यूमन्स रीजन जो होते हैं वो कहाँ पे हैं, तो जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा कम निवास कर रहे हैं यानी वो क्षेत्र कौन सा है, तो उसको सहारा मरुस्थल बिल्कुल एकदम आपका बंजर है, वहाँ पे ठीक अंटार्कटिका एकदम बर्फ गिरती है, वहाँ पे भी रहना संभव नहीं है, और अमेजन बेसिन यानी अमेजन की घाटियों की तरफ भी रहना संभव नहीं है, तो स्टूडेंट बहुत कम आबादी वहाँ रह पाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी तो डी वाला आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या किस अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, यानी किस जो है लैटिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो स्टूडेंट 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, और इस जो अक्षांश के बीच में एशिया पूरा एशिया आ जाता है, यूएसए आ जाता है, यूरोप आ जाता है, भारत भी इसी के अंदर समाहित है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, इसमें से बताना है, वैसे नहीं बताना है, वैसे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका साउथ एशिया में है, लेकिन इसमें से तो बोला वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, तो स्टूडेंट इसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है आपका वेस्टर्न यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप में इस ऑप्शन से है। अब वैसे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जिसमें भारत आपका चाइना ये सब सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोगों का जीवन स्तर उच्चतम होता है कहलाता है जब पॉपुलेशन एट विच स्टैंडर्ड, जो जीवन का रहन सहन जीवन स्तर उच्चतम होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट जीवन स्तर उच्चतम होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो अभी जनसंख्या का सिद्धांत या पहला जनसंख्या का सिद्धांत या प्राकृतिक और प्रतिबंधित जनसंख्या का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है, माल्थस ने दिया था। अब ये बोल रहा है स्टूडेंट जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी यानी जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, तो इसको दिया था स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ, मतलब कि इसको दिया था वैरेन थॉमसन ने, पहले तो आप लिख लीजिए इसको, क्यों वैरेन थॉमसन ने दिया, सबसे पहले किसने दिया, तो दिया इसको वैरेन थॉमसन ने, डब्ल्यू थॉमसन के नाम से जाना जाता है, वैरेन थॉमसन, और पेन नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, आपका सारा डाउट क्लियर रहेगा। और किस वर्ष दिया, थॉमसन ने इसको 1929 में दिया, कब दिया, 1929 में, माल्थस के बहुत बाद थॉमसन ने दिया, ठीक है, जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ठीक है, और इसको विस्तारित करने का काम एफ नोस्टीन ने किया, नोटिस्टीन ने किया, तो दिया किसने, थॉमसन ने सबसे पहले, ऑप्शन नहीं है तो हम चलिए इग्नोर करते हैं, और इसको विस्तारित किया डब्ल्यू.एस. थॉमसन ने 40-45 के आसपास, ठीक है, तो विस्तारित, तो ये जो जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत के साथ दो लोगों का नाम ही आता है, और सबसे पहला नाम आपका वॉरेन थॉमसन का आता है, वॉरेन थॉमसन का आता है, और उसके बाद एफ नोस्टीन का नाम आता है, तो एफ नोस्टीन है तो थॉमसन और नोस्टीन इसके लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन हम बी लगा देंगे, लेकिन स्टूडेंट इससे भी ज़्यादा सही रहता है, वॉरेन थॉमसन ने 1929 में एफ नोस्टीन से पहले इस सिद्धांत को 10-15 साल पहले ही दे दिया था, 10 साल पहले ही दे दिया था, तो ठीक है, और दोनों ही बस थॉमसन और नोस्टीन दोनों इस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो थॉमसन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो नोटिस्टीन आपका हो जाएगा, और माल्थस की थियरी से बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करता है, प्रवास को यानी सेटलमेंट को अफेक्ट करने वाला कारण क्या है, तो प्रतिकर्ष कारक और आकर्षण कारक, ठीक है, यानी पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों है, तो ऑप्शन ए बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। थारू जनजाति मुख्यतः पाई जाती है स्टूडेंट, यानी थारू जो ट्राइब होती है वो कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, थारू जाति नेपाल से जितने सटे वाले इलाके होते हैं ना वहाँ पे पाई जाती है, तो भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के आसपास भी थारू जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, तो गोरखपुर आपका क्षेत्र पर्टिकुलर बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के समीप में ये जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आपका, और बिहार के नेपाल के समवर्ती इलाके इसमें शामिल है, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, और बिहार रहता तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों हो जाता। घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है स्टूडेंट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके हिसाब से सोशियोलॉजी का भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो घोटुल प्रथा होता है स्टूडेंट जिसको आप कहते हो, ये गौड़ समुदाय से संबंधित है, किससे, गौड़ समुदाय से संबंधित है, गौड़ समुदाय में जो गौड़ ट्राइब में स्टूडेंट मरिया मुड़िया समुदाय है, गौड़ समुदाय की एक उप समुदाय इसमें रहने वाला, गौड़ समुदाय के अंदर एक समुदाय है, छोटा समुदाय मरिया मुड़िया समुदाय, जो आपके छत्तीसगढ़, ठीक है, और महाराष्ट्र के निकट पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के आसपास और महाराष्ट्र के पड़ोसी जिलों के पास ये पाए जाते हैं, और मरिया मुड़िया समुदाय में क्या होता है स्टूडेंट, ये एक बड़ा कुटीर होता है जिसमें गांव के किशोर सामूहिक रूप में रहते हैं और वो अपने साथ ही रहते हैं, ठीक है, इसको तो किशोर जो सामूहिक रूप से एक साथ रहते हैं, ठीक है, मड़िया जिसको मड़िया ही कहा जाता है उसमें साथ रहते हैं, और यहाँ पे समुदाय में लड़कों को अपने लड़के लड़कियों को किशोर किशोरियों को अपने वर्षसाथी को चुनने की इजाज़त दी जाती है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी रहेगा, गोड़।
अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक की किताब लूसियन फेब्रे की है, जिसको फेब्रे भी आप जानते हैं, तो ये लूसियन फेब्रे की किताब हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, इग्लू किसका निवास ग्रह है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार भी रिपीटेड था। तो स्टूडेंट ये एस्किमोस का है, एस्किमो का है। स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है हम आपके लिए मैराथन वीडियो आपके 2022 का जो इससे पहले का प्रीवियस ईयर पेपर है उससे रिलेट करके मैं आपके लिए एक मैराथन वीडियो जल्दी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट आप किस कॉलेज से वीडियो को देख रहे हैं उसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वीडियोज को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा, इसी से हमें हौसला मिलेगा, हम आपके लिए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन, पिग्मी जनजाति सामान्यतः पाई जाती है? स्टूडेंट पिग्मी जनजाति जो होती है वह पिग्मी जनजाति हमेशा कांगो बेसिन के पास पाई जाती है। कांगो जो बेसिन जो नदी क्षेत्र है तो बेसिन के पास पाई जाती है, जिसमें अफ्रीका आपका आता है। तो ठीक है, तो अफ्रीका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिग्मी जो होते हैं वो कांगो के पास पाए जाते हैं, इसीलिए पिग्मी को अगला क्वेश्चन जो कह रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है तो आप समझ जाएगा। पिग्मीज बिलोंग टू विच फॉलोइंग रेस? तो किससे संबंधित है पिग्मी जनजाति, किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट निग्रॉइड, जिसको कांगोइड कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न में भी मैं बता रहा था निग्रॉइड या कांगोइड। निग्रॉइड को इसी जनजाति को कांगोइड जनजाति भी हम कहते हैं और पिग्मीज इसी से संबंधित है और ये कांगो क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कांगोइड भी कहा जाता है और ये निग्रॉइड होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पिग्मी जो है वो कांगोइड या नेग्रॉइड जाति से संबंधित है जो कांगो क्षेत्र में पाया जाता है और कांगो क्षेत्र में आपका अफ्रीका समाहित है, तो इसलिए अफ्रीका का ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूर्त आवास किस जाति के हैं? तो स्टूडेंट खरगीज, जो यूत्र आर हाउसेस मेड बाई, जो यूत्र जो होते हैं स्टूडेंट, यूर्ट्स जो होते हैं ये खरगीज जनजाति के घर होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये भी इस बार एस्किमोस के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट, खरगीज जनजाति के साथ, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सही मैच कराना है स्टूडेंट। तो बुशमैन जो जनजाति है खरगीज है, पिग्मी और एस्किमोज है। तो पिग्मीज के लिए मैंने आपको बता दिया कि कांगो में पाया जाता है जिसमें अफ्रीका है, तो आप तीसरे का दूसरा लगा देंगे, तो तीसरे सी का दूसरा हमको जहां मिलेगा वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पिग्मीज का कांगो बेसिन, बुशमैन आपके स्टूडेंट बुशमैन आपके कालाहारी में पाए जाते हैं। बुशमैन कहाँ पाई जाती है जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को अच्छे से याद रखिएगा। बुशमैन कहाँ पाई जाती है पूछ देगा अलग अलग तो भी याद रखिएगा। तो कालाहारी में पाए जाते हैं, तो पहले का चौथा और मतलब ए का फोर्थ और सी का 2, तो ये इससे ही पता चल जाता है। अगर इस तरह से भी आप 1-2 को कर लोगे तो आप मैच कर लोगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए और दोनों को बता देता हूँ। खिरगिज के बारे में मैंने अभी इससे पहले ही आपको बताया। तो खिरगिज जो होती है स्टूडेंट वो आपके किर्गिस्तान में पाई जाती है। खिरगिज कहाँ पाई जाती है? किर्गिस्तान। तो तीसरे का बी का तीसरा जगह, और एस्किमोज जो होते हैं वो ग्रीनलैंड में। ठीक है, और ये इग्लू वाले घर जो एस्किमोज बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या बना? पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी बुशमैन आपके कालाहारी में, खिरगिज आपके जो आपका खिरगिज हो जाएंगे वो आपके किर्गिस्तान में पाए जाएंगे, पिग्मी आपका कांगो में पाया जाएगा और एस्किमोज आपका ग्रीनलैंड में हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आपका। अब देखिए फिर वही अगला क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये तो अभी इसी से पहले मैच में ही क्लियर किया, वही मैं कह रहा था आपको, पहले बताया है, याद आ रहा था क्योंकि क्वेश्चन देखा था। तो बुशमैन पाई जाती है। कालाहारी में कौन सी पाई जाती है? बुशमैन पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोगों का मूल स्थान बाहर जाने की प्रक्रिया को जाना जाता है। लोगों का मूल स्थान, जो लोग अपने घर छोड़ के चले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ठीक है, तो दो बातें हैं, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। तो अप्रवास और उत्प्रास दो चीज होती हैं स्टूडेंट, और बाहर जाने के लिए दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाहर जाने के लिए दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग अपना घर छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं तो इसमें कुछ लोग वहीं जाके बस जाते हैं, वहीं के निवासी हो जाते हैं, तो वो आपके इमिग्रेंट्स हो जाते हैं। उत्प्रवास में क्या होते हैं, इसमें लोग जाके वहीं पे बस जाते हैं, और अप्रवास में लोग अस्थायी जाके वहाँ पे काम करते रहते हैं, फिर अपने अगर समय मिलता है तो अपने घर भी आते रहते हैं। लेकिन उत्प्रवास में क्या होता है, वो माइग्रेट करते हैं यानी प्रवासी बनते हैं और वहीं जाके बस जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका सी तो राइट आंसर रहेगा। दोनों में अंतर भी मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? आंखें, नाक, कान और बाल केस। तो स्टूडेंट इसमें हमेशा जो मानव को बांटा गया है तो उसमें जो है कान को सम्मिलित नहीं किया गया, कान के स्ट्रक्चर को ध्यान नहीं दिया गया। बाकी जो वर्गीकरण हुआ है उसमें आंख, नाक और बालों का के बारे में जिक्र हुआ है, तो कान आपका नहीं हो जाएगा। इसको देखते ही कान अगर मिल जाए तो आंसर में टिक करिएगा। मंगोलाइड प्रजाति का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। मंगोलाइड कहाँ से आए स्टूडेंट? तो मंगोलाइड माना जाता है मध्य एशिया से आए हुए हैं। राइट आंसर आपका रहेगा सेंट्रल एशिया। ठीक है, मध्य एशिया से ये माने जाते हैं मंगोलाइड।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान मानव का आविर्भाव यानी इमरजेंस यानी उदय किस युग में हुआ, कब आए? तो वर्तमान मानव का उदय किस युग में हुआ? तो स्टूडेंट जो वर्तमान मानव यानी मॉडर्न मैन है, इसका विकास विकास जो है ये प्लायोसीन, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो प्लायोसीन एज में हुआ। ठीक है, इससे ये जो वर्तमान मानव का उदय हुआ प्लायोसीन एज के बाद ये प्लियोस्टोनसीन एज में पहुंचा और उसके बाद होलोसीन एज में पहुंचा, जहां से इसको इंसानों को होमोसोपियंस भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, प्लेयोसीन। अगला प्रश्न और जो लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट, मनुष्य के लिए प्रकृति का एक स्थान एक सालाकार से अधिक नहीं हो सकता, यानी जो वो क्या होता है, वो एक जो आपका एडवाइजर होता है, इससे अधिक प्रकृति नहीं हो सकती। ये कथन किसने दिया? तो प्रकृति को एक सालाकार की बात जो है स्टूडेंट, वो डिमांजियन ने, जिसको डिमांजिया आप हिंदी में कहते हैं, तो डिमांजियन ने इस सिद्धांत को दिया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी ने प्रकृति को एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं माना था। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए पूरे 40 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर को कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करेगा या हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमसे डायरेक्ट आप जुड़ के पूछ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए माई डिड यू यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।